भारत के साथ धोखा कोई नई बात नहीं है। यह ना पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार होगा। जब भी भारत किसी गंभीर हालात से गुजरता है तब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे तमाम पश्चिमी देश अक्सर पीछे हट जाते हैं। इतिहास गवाह है कि ये देश सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं और संकट की घड़ी में भारत को अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि आतंकवाद और कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में एक ऐसा देश है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है, और वह देश है इजराइल। भारत और इजराइल दोनों ही आज के समय में एक जैसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, कट्टरपंथी, हिंसक और आतंकी मानसिकता से। यही कारण है कि इन दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि दिल से जुड़े हुए हैं। पिछली रात जो घटनाएं हुई और सुबह 4 बजे पाकिस्तान के डीजी ISPR ने जो बौखलाहट भरा बयान दिया, वो ये साफ दिखाता है कि भारत के एक्शन से उसके दुश्मनों में घबराहट है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ खड़े होने के बजाय चुप्पी साध ली या उल्टा रुख अपनाया। इसके अलावा तुर्की का कौन सा विमान पाकिस्तान में उतरा, IPL की टीमों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए और BBC जैसी विदेशी संस्था पर क्या कार्रवाई हुई, ये तमाम खबरें बहुत अहम हैं। अफसोस की बात यह है कि भारत के मुख्य धारा के मीडिया चैनल इन खबरों को या तो नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर अधूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको वे तथ्य और सच्चाइयां मिलेंगी जो आपको शायद कहीं और न मिले। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का समय सिर्फ देखने का नहीं, समझने और जागरूक रहने का है। पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारत की बार बार की चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार भारत पर ड्रोन हमले करता रहा। लेकिन पिछली रात पाकिस्तान ने एक खतरनाक कदम उठाते हुए भारत के शहरों पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक और सबसोनिक मिसाइलें भी दाग दी। इनमें से एक फ़तेह-1 मिसाइल भारत के बॉर्डर से 130 किलोमीटर अंदर हरियाणा के सिरसा तक पहुंच गई थी, और यदि इस मिसाइल की दिशा देखी जाए तो यह सीधे भारत की राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। हालांकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत था कि उसने सिरसा के ऊपर ही इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। लेकिन भारत की सेना ने इस धमकी को मूक दर्शक होकर नहीं देखा। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर जोरदार मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इनमें रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, नरवाल और नूर खान एयरबेस जैसे अहम सैन्य ठिकाने शामिल थे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को न तो रोक सका, न ही कोई प्रभावी जवाब दे पाया। पाकिस्तान की ये असफलता इस बात का संकेत है कि भारत अब अपनी सुरक्षा में कोई भी ढिलाई नहीं बरतने वाला। यह जानकारी पाकिस्तान के DJSPR ने खुद सुबह 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। यानी पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो चुकी थी कि ये लोग 3 से 4 बजे सुबह आकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दुनिया के सामने रो धोकर कह रहे हैं कि भारत ने उनके ऊपर हमला किया है। भारत का जवाब इतना सख्त और निर्णायक था कि पाकिस्तान सरकार ने अपनी पूरी एयर स्पेस ही बंद कर दी और अपने फाइटर जेट्स को एयरबर्न कर दिया। हालांकि फाइटर जेट्स की कुछ डॉग फाइट्स की खबरें आ रही हैं, लेकिन वह अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग भी रात भर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें वे खुद ही यह साबित कर रहे हैं कि भारत ने उनकी सिटी में कितने हमले किए हैं। अब अगली अपडेट टर्की और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पहलगाम हमले के बाद टर्की एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड हुए। फिर टर्की नेवी का एक नेवल वॉरशिप TCG बुयुकादा कराची पोर्ट पर डॉक हुआ, और अब खबर आ रही है कि पिछले दिन टर्किश एयरलाइंस का एक कार्गो प्लेन कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। यह प्लेन पहले वियतनाम गया था और फिर सीधे पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि अचानक से टर्की और पाकिस्तान के बीच ये इतनी ज्यादा कार्गो फ्लाइट्स कैसे शुरू हो गई हैं, जबकि दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड लगभग $1 बिलियन है। अगर ये कार्गो फ्लाइट्स और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान के इतने चक्कर लगाएंगे तो इसका सीधा मतलब यही है कि टर्की इस समय पाकिस्तान को लगातार हथियार, एम्यूनिशंस और ड्रोन सप्लाई कर रहा है। तीसरी अपडेट IPL को लेकर आ रही है। 2 दिन पहले आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के मैच को अचानक रोक दिया गया था। इसके बाद से दोनों टीमों के खिलाड़ी और स्टाफ सदस्य हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए थे। कई खिलाड़ी और स्टाफ सदस्य विदेशी देशों से हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार के लिए सबसे ऊंची प्राथमिकता है। अब क्योंकि पाकिस्तान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के चलते उत्तर भारत के सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं,
इसलिए खबर सामने आ रही है कि भारत सरकार ने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के लिए एक विशेष वंदे भारत ट्रेन का प्रबंध किया था। सभी खिलाड़ी और टीम स्टाफ को भारी सुरक्षा व्यवस्था के तहत धर्मशाला से जालंधर तक सड़क मार्ग से लाया गया और वहां से दिल्ली तक उन्हें वंदे भारत ट्रेन से भेजा गया। इसके बाद दिल्ली से आगे इन सभी खिलाड़ियों को विमान के जरिए अन्य शहरों में या उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। अब अगली अपडेट बीबीसी उर्दू को लेकर है, जो अधिकतर पाकिस्तान से जुड़ी खबरों को कवर करता है और इसकी टीम भी पाकिस्तान आधारित ही है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीबीसी उर्दू ने अपनी रिपोर्टिंग में भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद ये खबर आई है कि भारत सरकार ने बीबीसी उर्दू के ट्विटर अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि बीबीसी उर्दू का यूट्यूब चैनल और वेबसाइट अभी भी भारत में सक्रिय हैं, लेकिन यह संभव है कि अगले 24 घंटे में इन्हें भी ब्लॉक कर दिया जाए। इसके बाद की खबर आती है IMF और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल खबर यह है कि $1 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को जो फंडिंग मिलनी थी उसे IMF के कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों ने पिछले दिन एक औपचारिक वोटिंग के जरिए मंजूरी दे दी है। अब यह $1 अरब पाकिस्तान सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यह राशि भारतीय मुद्रा में 8,500 करोड़ रुपए होती है और पाकिस्तान की करेंसी में 28,150 करोड़ रुपए। यानी अब पाकिस्तान के पास हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए पैसा आ चुका है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन है। इसके पीछे एक बेहद मजबूत कारण है। असल में IMF में किस देश को पैसा देना है और किसे नहीं, इसका निर्णय एक समीक्षा बैठक में वोटिंग के जरिए होता है। लेकिन इसमें सभी देशों की वोटिंग वैल्यू बराबर नहीं होती। यह वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश IMF में कितना योगदान देता है और यह योगदान तय होता है देश की GDP, आयात निर्यात, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय भंडार के आधार पर। इस नियम के अनुसार IMF में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और GDP दुनिया में सबसे बड़ी है और वह सबसे ज्यादा व्यापार करता है। अमेरिका के बाद नंबर आता है जापान का, फिर चाइना का, उसके बाद जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का और आखिर में आता है भारत। अब जो ये 6 देश हैं, इनका अगर वोटिंग शेयर देखा जाए तो अमेरिका का अकेले वोटिंग शेयर 100 में से 16.5% है। यानी कि सिर्फ एक अकेले अमेरिका के पास इतना बड़ा कंट्रोल है। जापान और चाइना दोनों का वोटिंग शेयर 6% है। उसके बाद जर्मनी का 5%, फ्रांस और ब्रिटेन का 4% और भारत का सिर्फ 2.6%। यानी कि टोटल मिलाकर इन 6 देशों का वोटिंग कंट्रोल 42% से भी ज्यादा है और यहीं पर गेम खत्म हो जाती है। अब पिछले खल भी यही हुआ। पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देना है या नहीं, इसके लिए जब वोटिंग हुई तो भारत ने उसमें एब्सटेन कर दिया, यानी कि हमने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि IMF की पॉलिसी के हिसाब से नो वोट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मीटिंग में अपना केस बहुत ही मजबूती से रखा और बताया कि पाकिस्तान अभी भी इंटरनेशनल लॉज को तोड़ते हुए खुलेआम आतंकवादियों की मदद कर रहा है। लेकिन अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों ने भारत की एक नहीं सुनी और पाकिस्तान को $1 अरब दे दिए। अब सोचिए, अमेरिका का अकेले 16.5% का कंट्रोल है। अगर अमेरिका भारत की साइड आ जाता तो बाकी देश भी वही करते जो अमेरिका करता। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत का साथ छोड़ दिया। इस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी बड़ी मिलिट्री टेंशन चल रही है, उस वक्त पाकिस्तान की फंडिंग रोकना भारत के लिए बहुत जरूरी था और इसके लिए भारत बीते कई दिनों से तैयारी कर रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान इस बेल आउट को अपनी जीत मानकर प्रचार कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने आते ही पाकिस्तान की सारी फंडिंग बंद कर दी थी। लेकिन इस बार जब फिर से प्रेसिडेंट बने हैं तो आते ही पाकिस्तान को $400 मिलियन का स्पेशल पैकेज दिया, वो भी F-16 फाइटर जेट्स के लिए। और अब IMF के थ्रू $1 अरब का बेल आउट भी पास करवा दिया। आज की तारीख में भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका और उसके ये वेस्टर्न साथी देश। इन लोगों ने IMF, वर्ल्ड बैंक और G20 जैसे सभी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। इन सब पर सबसे ज्यादा कंट्रोल है अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इंटरनेशनल बॉडीज बनाई गई थी, उस समय ये देश मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों में सबसे ताकतवर थे और इन्होंने ही इन संस्थाओं के नियम, स्ट्रक्चर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन तय किए। इसीलिए आज इन संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स भी इन्हीं देशों में बने हुए हैं। IMF का अमेरिका में, वर्ल्ड बैंक का अमेरिका में, G20 का स्ट्रक्चर इन्हीं के हाथ में।
और इसी वजह से ये लोग इन इंस्टीट्यूशंस का यूज सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। किस देश को लोन देना है, किस देश को बेल आउट देना है, किस देश के ऊपर पाबंदियां लगानी है, किसकी निगरानी करनी है, ये सब कुछ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और उनकी अलायंस डिसाइड करते हैं। और अभी के हालात ये बता रहे हैं कि ये सब देश भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। आज की तारीख में ये वेस्टर्न देश खुलेआम भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देते नजर आ रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हम आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंडेड मैन सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हमेशा वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।